लगातार विरोध प्रदर्शनों, हिंसक झड़पों और आवाम के अभूतपूर्व गुस्से के बीच पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में तथाकथित विधानसभा चुनावों का नाटक रचा जा रहा है। जिस इलाके पर पाकिस्तान ने 7 दशकों से भी ज्यादा समय से गैर कानूनी, अनैतिक और जबरन कब्जा कर रखा है, वहां लोकतंत्र का एक झूठा मुखौटा पहनकर दुनिया की आंखों में धूल झोंकने की नाकाम कोशिश की जा रही है। नमस्कार, मेरा नाम नंदिनी सिंह है और आप देख रहे हैं हमारा खास शो ना पाकिस्तान। दोस्तों, पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार और रावलपिंडी के सैन्य जनरल मिलकर इस फर्जी चुनावी प्रक्रिया को अंजाम देने में जुटे हैं। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि स्थानीय जनता इस्लामाबाद के इस प्रशासनिक दमन, भयानक शोषण, मानवाधिकारों के हनन और जुल्मों सितम के खिलाफ अब सड़कों पर उतर चुकी है। मुजफ्फराबाद से लेकर मीरपुर, कोटली और रावलकोट की गलियों तक केवल आजादी और इस्लामाबाद के दमनकारी शासन के खिलाफ बगावत के नारे गूंज रहे हैं। पीओके की तथाकथित विधानसभा की 45 सीटों के लिए 3 अलग अलग चरणों में मतदान की नौटंकी रखी गई, जो 10 अगस्त तक खींचेगी। पहले चरण में मीरपुर डिवीजन के 13 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान कराने का दावा किया जा रहा है। इसके बाद दूसरे चरण में 2 अगस्त को मुजफ्फराबाद डिवीजन के 9 निर्वाचन क्षेत्रों और सभी 12 तथाकथित रेफ्यूजी सीटों पर वोटिंग का प्लान है, जबकि आखिरी चरण में 10 अगस्त को पुंछ डिवीजन में बाकी 11 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान दिखाया जाएगा। ये पूरी चुनावी प्रक्रिया जिस तरह से आयोजित की जा रही है, उसने ये साफ कर दिया है कि पाकिस्तान का इरादा वहां लोकतंत्र बहाल करने का बिल्कुल नहीं है, बल्कि वो बंदूक के दम पर इस पूरे इलाके को अपने इशारों पर चलाना चाहता है। चुनाव की आड़ में अपने दमनकारी तंत्र को और मजबूत करने के लिए पाकिस्तान के पंजाब प्रांत से 14,000 से अधिक पुलिसकर्मियों को पीओके में झोंक दिया गया। ये इस बात का सीधा सबूत है दोस्तों कि इस्लामाबाद को वहां की स्थानीय जनता पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं। उन्हें केवल अपने हथियारों, आंसू गैस के गोलों और दंगा रोधी उपकरणों पर यकीन है। इन तैनात पुलिसकर्मियों में से 30% के पास घातक स्वचालित हथियार हैं और 70% पूरी तरह दंगा रोधी उपकरणों से लैस। स्थानीय लोगों को डराने, उनका दमन करने और उनके बुनियादी अधिकारों को कुचलने के लिए ही इस भारी भरकम बाहरी पुलिस बल को तैनात किया गया है। पीओके के चुनाव आयुक्त गुलाम मुस्तफा मुगल द्वारा घोषित चुनावी कार्यक्रम के तहत कुल 53 सीटों का ढांचा तैयार किया गया है। इनमें से 45 सीटों पर सीधे चुनाव का दिखावा किया जाता है, जबकि 8 सीटें महिलाओं, टेक्नोक्रेट्स और धर्म गुरुओं के नाम पर आरक्षित रखी गई हैं। सबसे बड़ा खेल उन 12 आरक्षित सीटों का है जो 1947 के बाद पाकिस्तान के विभिन्न शहरों में बसाए गए रेफ्यूजीज के नाम पर रखी गई। इन्हीं 12 सीटों का इस्तेमाल इस्लामाबाद में बैठी सरकारें हमेशा से पीओके में अपनी पसंद की कठपुतली सरकार बनाने के लिए करती रही। ये 12 सीटें सीधे तौर पर उन चुनावी नतीजों को प्रभावित करती हैं और रावलपिंडी के जनरलों को यह सुविधा देती हैं कि वो जिसे चाहे पीओके का तथाकथित प्रधानमंत्री बना दे। यही वजह है कि पूरे पीओके में लंबे समय से एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक जन आंदोलन चल रहा है। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी जैक के नेतृत्व में स्थानीय लोग महीनों से सड़कों पर डटे हुए हैं। लोगों की सबसे प्रमुख और जायज मांग यह है कि पाकिस्तान द्वारा चुनावी धांधली करने के लिए बनाई गई इन 12 शरणार्थी सीटों को पूरी तरह से खत्म किया जाए। इसके साथ ही बिजली बिलों में बेतहाशा बढ़ोतरी, सब्सिडी में कटौती और खाद्य पदार्थों की भारी कमी को लेकर भी आवाम का गुस्सा चरम पर है। लेकिन अपनी कठपुतली सरकारों के जरिए दमन चक्र चलाने वाले पाकिस्तानी हुक्मरानों में जनता की इन जायज मांगों को सुनने के बजाय उन पर बर्बरता ढाई। जब विरोध प्रदर्शन तेज हुए और सुरक्षा बलों की ज्यादतियों के खिलाफ जनता का आक्रोश फूटा, तो पाकिस्तानी अधिकारियों ने उस शांतिपूर्ण आंदोलन को दबाने के लिए क्रूरता की सारी हदें पार कर निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर लाठियां भांजी गई, आंसू गैस के जहरीले गोले छोड़े गए और कई मौकों पर सीधी गोलियां चलाई गई, जिसमें दर्जनों निर्दोष लोग मारे गए। इसके बाद अपनी नाकामी और घबराहट को छुपाने के लिए पाकिस्तानी हुकूमत ने आतंकवाद रोधी कड़े कानूनों का दुरुपयोग करते हुए जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी पर प्रतिबंध लगा दिया। 100 से अधिक बेकसूर स्थानीय लोगों, पत्रकारों, वकीलों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं को जेलों में ठूस दिया गया।
ये पाकिस्तान का असली चेहरा है, जहां अपने बुनियादी अधिकारों और 2 वक्त की रोटी के लिए आवाज उठाने वालों को सीधे आतंकवादी या देशद्रोही करार दिया जाता है। अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटकर देखें तो पाकिस्तान का असली क्रूर और धोखेबाज चेहरा 1947 में ही दुनिया के सामने आ गया था। जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, तब जम्मू कश्मीर एक स्वतंत्र और संप्रभु रियासत थी। वहां के कानूनी शासक महाराजा हरि सिंह ने भारत के साथ कानूनी विलय पत्र यानी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर किए, जिससे पूरा जम्मू कश्मीर राज्य वैधानिक रूप से भारत का अभिन्न अंग बन गया। लेकिन पाकिस्तान की नीयत शुरू से ही खराब और विस्तारवादी थी। उसने ऑपरेशन गुलमर्ग के तहत काबिलाइयों के वेश में अपने नियमित सेना को भेजकर निहत्थे नागरिकों पर कत्लेआम, बलात्कार, अगवा करने और लूटपाट का भयानक नंगा नाच नाचा। पाकिस्तान ने उस समय धोखे, छल और सैन्य बल से हमारी पवित्र धरती के एक बहुत बड़े हिस्से पर गैर कानूनी कब्जा जमा लिया, जिसे आज पूरी दुनिया पाकिस्तान कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान कहती है। तभी से लेकर आज तक यानी पिछले 7 दशकों से भी ज्यादा समय से पाकिस्तान ने इस खूबसूरत और रणनीतिक इलाकों को एक खुली जेल में तब्दील कर दिया है। इस्लामाबाद की भ्रष्ट सरकारों और पाकिस्तानी सेना के जनरलों ने मिलकर पीओके के प्राकृतिक संसाधनों का बेदर्दी से दोहन किया है, जबकि वहां के मूल निवासियों को दूसरे दर्जे का नागरिक बनाकर रखा गया। पीओके के जल संसाधनों का शोषण इस बात का सबसे बड़ा सबूत है। वहां की बहती नदियों पर बड़े बड़े बांध और पनबिजली परियोजनाएं बनाई गई, जैसा मंगला डैम और नीलम झेलम हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट। इन परियोजनाओं से पैदा होने वाली हजारों मेगावाट मुफ्त बिजली और पानी से पूरे पाकिस्तान जगमगाता है और पंजाब प्रांत के खेत सींचे जाते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जिन स्थानीय लोगों की जमीन पर यह डैम बने, उन्हें ही बेतहाशा और भारी भरकम बिजली बिल थमाए जाते हैं। पीओके के लोग बुनियादी सुविधाओं, साफ पीने के पानी, बुनियादी स्वास्थ्य ढांचों, अच्छी सड़कों और रोजगार के लिए दर दर तरसते रहे हैं। जब वो अपने ही संसाधनों पर अपना पहला हक मांगते हैं तो उन्हें पाकिस्तानी बंदूकों का सामना करना पड़ता है। इतना ही नहीं, तथाकथित चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा यानी सीपीईसी के नाम पर भी पाकिस्तान ने पीओके की जमीनों, विशाल पहाड़ों, खनिजों और प्राकृतिक संपदा को कौड़ियों के भाव चीन के हाथों पर गिरवी रख दिया। चीन की बड़ी बड़ी कंपनियां और उनके कर्मचारी वहां आकर अवैध कब्जा जमा रहे हैं, नदियों का रुख मोड़ रहे हैं, पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं और स्थानीय लोगों को अपने ही घर में बेगाना और बेघर बना दिया गया है। गिलगित बाल्टिस्तान और पीओके के रणनीतिक महत्व का इस्तेमाल इस्लामाबाद की सरकारें केवल चीनी कर्ज चुकाने और अपनी तिजोरियां भरने के लिए कर रही हैं। जब भी कोई स्थानीय नेता, पत्रकार, सिविल सोसाइटी का कार्यकर्ता या कोई राष्ट्रवादी युवा इस चीनी घुसपैठ या पाकिस्तानी सेना का अवैध कब्जे के खिलाफ आवाज उठाता है, तो उसे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई द्वारा रातों रात गायब करवा दिया जाता है। एनफोर्स्ड डिसअप्रिसिएशन यानी जबरन गुमशुदगी वहां एक आम बात बन चुकी है। सैकड़ों युवाओं को यातना गृहों में सड़ने के लिए छोड़ दिया गया है और देशद्रोह के झूठे मुकदमों में जेलों की काल कोठरियों में बंद कर दिया गया है। पीओके में कोई स्वतंत्र मीडिया नहीं, कोई अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है और ना ही अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों को वहां जाने की इजाजत दी जाती है। पीओके की आवाम अब पूरी तरह समझ चुकी है कि इस्लामाबाद ने उन्हें केवल एक उपनिवेश यानी कॉलोनी बनाकर रखा है। वहां की शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह ठप है। शिक्षण संस्थानों में पाकिस्तानी सेना का प्रोपेगेंडा पढ़ाया जाता है। युवाओं के पास नौकरियों के लिए कोई साधन नहीं है और जो भी अपनी जायज मांगों को आवाज में उठाता है उसे पाकिस्तान की राज्य प्रायोजित हिंसा का शिकार होना पड़ता है। पाकिस्तानी सेना के बड़े बड़े अफसर और आईएसआई के ब्रिगेडियर पीओके में समांतर सरकार चलाते हैं और वहां के आम नागरिकों के बुनियादी मानवाधिकारों की रोज धज्जियां उड़ाई जाती हैं। स्वास्थ्य सेवाएं इतनी खस्ताहाल हैं कि मामूली बीमारियों के लिए इलाज के लिए भी लोगों को रावलपिंडी या इस्लामाबाद के चक्कर काटने पड़ते हैं, जबकि वहां के प्राकृतिक संसाधनों से होने वाली कमाई से पाकिस्तानी सेना के अफसर विदेशों में अपने लिए आलीशान विला और फार्म हाउस खरीद रहे हैं। पीओके में हो रही इस पूरी चुनावी नौटंकी में पाकिस्तान मुस्लिम लीग, नवाज यानी PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी PPP जैसी वहां पुरानी भ्रष्ट पार्टियां आमने सामने खड़ी नजर आ रही हैं, जो केंद्र में बैठकर एक दूसरे का हाथ थामे हुए हैं।
लेकिन ये दोनों राजनीतिक दल केवल इस बात की होड़ में लगे हैं कि कौन इस्लामाबाद के सैन्य जनरलों की ज्यादा चाटुकारिता करके पीओके की कुर्सी पर कब्जा जमा सकता है। वहीं दूसरी तरफ पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ यानी पीटीआई ने चुनावों का पूरी तरह से बहिष्कार कर दिया है। इससे ये बात आईने की तरह साफ हो जाती है दोस्तों कि ये चुनाव किसी भी तरह से जनता की वास्तविक मंशा या इच्छा का प्रतिनिधित्व नहीं करता, बल्कि ये केवल शहबाज शरीफ सरकार और पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर द्वारा लिखी गई एक फिक्स और फर्जी स्क्रिप्ट है। इस पूरे घटनाक्रम पर भारत का रुख एकदम साफ, अडिग, कठोर और ऐतिहासिक रूप से स्पष्ट। नई दिल्ली ने बार बार पूरी दुनिया के सामने ये स्पष्ट शब्दों में दोहराया कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख का पूरा केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा था और है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान ने इन भारतीय क्षेत्रों पर जबरन, धोखे से और गैर कानूनी तरीके से कब्जा जमा रखा है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर यह बेबाक सच सामने रखा कि पीओके में भड़का गुस्सा और विशाल विरोध प्रदर्शन वास्तव में इस्लामाबाद द्वारा पिछले 7 दशकों से किए जा रहे लगातार आर्थिक शोषण, सामाजिक भेदभाव, जनसांख्यिकी बदलाव की कोशिशों और प्रशासनिक दमन का स्वाभाविक जायज परिणाम है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कारगिल युद्ध स्मारक के पवित्र और ऐतिहासिक मंच से पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान को करारा और दो टूक संदेश दिया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि पाकिस्तान के साथ अब किसी भी निरर्थक या बेतुके मुद्दे पर कोई द्विपक्षीय बातचीत नहीं होगी। भारत का दृष्टिकोण बेहद स्पष्ट और मजबूत है। अगर अब पाकिस्तान से कोई बात होगी तो वो केवल और केवल पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके की भारत में सुरक्षित वापसी और उसके खाली किए जाने पर ही होगी। भारत अपनी एक एक इंच जमीन को वापस लेने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और पाकिस्तान का यह अवैध कब्जा अब ज्यादा दिनों तक टिकने वाला नहीं। भारतीय संसद का 1989 का सर्वसम्मति से पारित हुआ संकल्प भी यही कहता है कि पीओके भारत का अभिन्न अंग है और उसे पाक कब्जे से मुक्त कराना भारत का राष्ट्रीय संकल्प है। दूसरी तरफ अगर हम पाकिस्तान के अंदरूनी हालात का जायजा लें तो वहां देश खुद ही अपनी नीतियों के कारण तबाही, आर्थिक कंगाली और भयंकर गृह युद्ध के मुहाने पर खड़ा नजर आ रहा है। एक तरफ जहां पीओके में बगावत और आजादी की आग भड़क रही है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों में राजनीतिक अराजकता और हिंसा फैली हुई है। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की रिहाई को लेकर उनकी पार्टी पीटीआई ने पूरे देश में एक बड़े आक्रामक और हिंसक जन आंदोलन का ऐलान कर दिया है। लाहौर में आयोजित एक गर्मागर्म प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पीटीआई नेताओं ने शहबाज शरीफ सरकार और सैन्य प्रतिष्ठान पर देश को पूरी तरह से पुलिस स्टेट बनाने का सीधा आरोप लगाया। लाहौर के पीटीआई नेतृत्व ने साफ कर दिया है कि प्रशासन चाहे जितनी पाबंदियां लगा ले, वो सड़कों पर उतरकर व्यापक विरोध दर्ज कराएंगे। अगर प्रशासन उन्हें शांतिपूर्ण प्रदर्शन की इजाजत नहीं देता तो अदालत के रास्ते और सैकड़ों सड़कों के महासंग्राम से इस दमनकारी हुकूमत को चुनौती दी जाएगी। इमरान खान को जेल में बंद किए जाने और उन पर दर्जनों फर्जी मुकदमे दर्ज किए जाने के विरोध में पूरे पाकिस्तान में व्यापक रैलियां, चक्का जाम, लॉन्ग मार्च निकालने की तैयारी की जा चुकी है। पार्टी का बेहद गंभीर आरोप है कि इमरान खान को अडियाला जेल की कालकोठरी से पूरी तरह से अलग थलग रखा गया है, जहां उनसे उनके वकीलों, परिवार और डॉक्टरों तक को मिलने का आदेश नहीं दिया जा रहा। देश की न्याय व्यवस्था पर से आम जनता का भरोसा पूरी तरह उठ चुका है, क्योंकि पाकिस्तान की ऊपरी से लेकर निचली अदालतों केवल सैन्य जनरलों की कठपुतली बनकर काम कर रही है। इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी की जेल में गिरती सेहत ने उनके समर्थकों के गुस्से में घी डालने का काम किया है, जिससे देश किसी भी क्षण एक बड़े खूनी संघर्ष का रूप ले सकता है। दोस्तों, इतना ही नहीं, पाकिस्तान का संकट सिर्फ राजनीति या चुनाव तक सीमित नहीं, बल्कि उसके भूगोल के हर कोने में आग लगी हुई है। बलूचिस्तान में बलूच लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए और अन्य बलूच विद्रोही गुट पाकिस्तानी सेना, सैन्य चौकियों और चीनी सीपीआईसी प्रोजेक्ट पर रोज बड़े और जानलेवा हमले कर रहे हैं। बलूच आवाम अपनी ही जमीनों पर हो रहे पाकिस्तानी सेना के जुल्मों, जबरन गुमशुदगी, महिलाओं और बच्चों की उत्पीड़न और फर्जी मुठभेड़ों से तंग आकर अब पूरी तरह से आजाद बलूचिस्तान के रास्ते पर चल पड़ी है। बलूचिस्तान के विशाल क्षेत्र अब रात के समय पाकिस्तानी प्रशासन का कोई नियंत्रण नहीं रहता। वहीं दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा और फाटा के आदिवासी इलाकों में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी ने पाकिस्तानी फौज की नाक में दम कर रखा है।
टीटीपी के लड़ाके रोज पाकिस्तानी पुलिस थानों, सेना के काफिलों और खुफिया चौकियों को निशाना बनाकर बड़े आत्मघाती और बारूदी हमले कर रहे हैं। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा कर्मफल है, जिसे हम कर्मा कहते हैं। जिन खूंखार आतंकियों और कट्टरपंथियों को पाकिस्तानी सेना और आईएसआई ने दशकों तक भारत के खिलाफ जिहाद छेड़ने के लिए पाल पोस कर बड़ा किया था, आज वही आतंकी भस्मासुर बनकर खुद पाकिस्तानी हुकूमत, उसकी सेना और उसकी आवाम को निगल रहे हैं। पाकिस्तान आज आर्थिक रूप से पूरी तरह कंगाली, दिवालियेपन और विनाश के कगार पर पहुंच चुका है। देश में महंगाई दर ऐतिहासिक रिकॉर्ड तोड़ रही है। आम गरीब और मध्यम वर्गीय जनता के लिए 2 वक्त की रोटी, आटा, दाल, दूध, रसोई गैस और पेट्रोल डीजल खरीदना भी पूरी तरह से पहुंच से बाहर हो चुका है। पाकिस्तानी रुपया डॉलर के मुकाबले लगातार गर्त में जा रहा है और वहां का केंद्रीय बैंक का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग पूरी तरह खत्म होने की कगार पर है। दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री दुनिया के कोने कोने में जाकर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF, विश्व बैंक और खाड़ी देशों के सामने भीख का कटोरा लेकर गिड़गिड़ाने पर मजबूर है। लेकिन कोई भी मित्र देश कंगाली, भ्रष्टाचार और आतंकवाद का गढ़ बन चुके इस अविश्वसनीय मुल्क को अब $1 का कर्ज देने को तैयार नहीं। पाकिस्तानी सेना के जनरलों ने अपने ही मुल्क को दीमक की तरह चाट कर पूरी तरह तबाह कर दिया। देश के कुल बजट का एक बड़ा और असंतुलित हिस्सा सेना के आधुनिक हथियार खरीदने, परमाणु हथियारों के रखरखाव, जनरल के विदेशी दौरों और आतंकवाद को पनाह देने में खर्च किया जाता है, जबकि देश की बेकसूर आम जनता भूख, बदहाली, अशिक्षा, बेरोजगारी से तड़प तड़प कर मर रही है। पाकिस्तान का यह दोहरा चरित्र, आतंकवाद को अपनी विदेश नीति का हथियार बनाने की उसकी पुरानी गंदी आदत और अपने ही नागरिकों पर अपने ही हथियारों से अत्याचार करने की नीति अब पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पाकिस्तान अब पूरी तरह अलग थलग पड़ चुका है। संयुक्त राष्ट्र संघ और विश्व के तमाम प्रमुख मानवाधिकार संगठन लगातार POK, बलूचिस्तान, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में हो रही मानवाधिकारों की बर्बर अवहेलना और सैन्य अत्याचारों पर वैश्विक मंचों से सवाल उठा रहे हैं। दुनिया के ताकतवर और विकसित देश भी अब ये अच्छी तरह जान चुके हैं कि पाकिस्तान को दी जाने वाली किसी भी वित्तीय या मानवीय मदद का एक बड़ा हिस्सा वहां के भ्रष्ट नेता और सैन्य अधिकारी अपनी ही जेबों में डाल लेते हैं या फिर उसका इस्तेमाल आतंकवादी ढांचों को खड़ा करने में करते हैं। इस चौतरफा तबाही, भुखमरी और दमन के बीच POK की जनता का धैर्य अब पूरी तरह से जवाब दे चुका है। मुजफ्फराबाद, गिलगित, मीरपुर, नीलम वैली और कोटली जैसे प्रमुख शहरों में अब खुलेआम पाकिस्तानी झंडे उतारे जा रहे हैं और अपने ऐतिहासिक और बुनियादी अधिकारों की मांग की जा रही है। POK के लोग अब ये भली भांति समझ चुके हैं कि उनका असली विकास, सुरक्षा, सम्मानजनक जीवन और उज्जवल भविष्य केवल और केवल भारत के साथ जुड़ने में ही संभव है। एक तरफ जहां भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई बड़ी आर्थिक महाशक्ति बन चुका है, जहां कश्मीर का भारतीय हिस्सा विकास, पर्यटन, शांति और आधुनिकता के लिए नए आयाम छू रहा है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान कंगाली, अहंकार, अंधकार और पतन की गहरी खाई में गिरता जा रहा है। आज का पाकिस्तान अपनी ही फैलाई हुई नफरत, प्रायोजित आतंकवाद, अंदरूनी गृह युद्ध और असहनीय कर्ज के बोझ और प्रशासनिक नाकामी के भारी भरकम मलबे तले दबकर खुद ही पतन की ओर तेजी से बढ़ रहा है। एक तरफ POK की आवाम इस्लामाबाद के साथ दशकों के जुल्मों और सितम और अपनेशिक मानसिकता के खिलाफ आजादी का परचम बुलंद कर चुकी है, तो दूसरी तरफ बलूचिस्तान से लेकर खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब तक पाकिस्तान के अपने ही नागरिक अपनी ही भ्रष्ट सरकार और तानाशाह सेना के खिलाफ सड़कों पर आक्रामक होकर उतर चुके हैं। फर्जी चुनाव करवाकर, वोटों में धांधली करके और पंजाब से 14,000 बंदूकधारी पुलिसकर्मी तैनात करके पाकिस्तान अपने इस गैर कानूनी और जबरन कब्जे को अब ज्यादा दिनों तक बचा नहीं पाएगा। बल्कि सच ये है कि पाकिस्तान एक तरह से खोखला, पतनशील, विफल और अंदर से पूरी तरह बिखरता हुआ राज्य बन चुका है, जो ताश के पत्तों की तरह ढह रहा है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी की ये दमनकारी और तानाशाही नीतियां ही बहुत जल्द उसके अंतिम पतन, पूर्ण विनाश और भौगोलिक विघटन का मुख्य कारण बनेगी। बहरहाल, हमारी आज की इस विशेष रिपोर्ट में इतना है। आपकी इस विषय में क्या कुछ राय है, क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया डेली 24/7 और हमारा खास शो ना पाकिस्तान। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।